दोस्तों स्टडी 91 के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज मध्यकालीन भारत के इतिहास की अगली क्लास लेकर मैं हाजिर हूं, जिसमें आज हम चर्चा करेंगे भारत के प्रथम तुर्क आक्रमणकारी के बारे में। जी हां दोस्तों, इसके पहले मैंने आपको पढ़ाया भारत के पहले अरब आक्रमण या भारत के पहले मुस्लिम आक्रमणकारी के बारे में, जहां पर हम लोगों ने चर्चा किया था मोहम्मद बिन कासिम के बारे में। और आज की क्लास में दोस्तों हम पढ़ने वाले तुर्क आक्रमणकारी के बारे में। और ये तुर्क आक्रमणकारी, हालांकि शुरुआत तो हम करेंगे दोस्तों अलप्तगीन से, अलप्तगीन, सुबुक्तगीन, और तब हम आगे बढ़ते हुए आएंगे महमूद गजनवी पर। लेकिन पूरा का पूरा गजनवी का जो साम्राज्य है उस पर दोस्तों आधारित आज का सवाल है। ठीक है, आज हमारा दोस्तों 47वां दिन है। जिन बच्चों ने पीछे का वीडियो नहीं देखा जाके देख लीजिए। आगे के 45 वीडियो जो है दोस्तों वो प्राचीन इतिहास से संबंधित हैं। पूरा प्राचीन इतिहास आपको पढ़ा के समाप्त कर दिया गया। जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे, लगभग 1350 सवाल, कितना 1350 सवाल दोस्तों केवल प्राचीन इतिहास से कराए गए। उसके बाद दोस्तों आगे बढ़ा गया है। आज 1381 से लेकर 1410 तक के सवालों को हम लोग हल करने वाले हैं। और आप देखिए कि किस तरह के सवाल मिलते हैं। ठीक है, याद रखिएगा स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से फाउंडेशन बैच लॉन्च किया गया। ठीक है, ये एनसीईआरटी कम फाउंडेशन बैच है दोस्तों। अलग अलग विषय के लिए बैच आया है। इसके बारे में कोई जानकारी चाहिए तो हमारा हेल्पलाइन नंबर है, कॉल करके संपर्क कर सकते हैं। अब तो स्टडी 91 की किताबें भी आ चुकी हैं, तो मुझे लग रहा है कि आपके साथ बहुत अच्छा हो रहा है। और किताबों के माध्यम से और पेड कोर्स के माध्यम से और यूट्यूब के माध्यम से अगर तीनों चीजों को आपने सम्मिलित कर लिया ना, तो फिर आपके सिलेक्शन को कोई रोक नहीं सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, सीधे अपने सवालों पर आते हैं। पहला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। आज हमारा 47वां दिन है। कौन सा 47वां दिन है? इसके पहले 46 लेक्चर मैं दे चुका हूं इसी टॉपिक पर, मतलब इसी सब्जेक्ट में। ठीक है, प्राचीन इतिहास समाप्त हो चुका, मिडावल हिस्ट्री चल रहा है। ठीक है, और 1381 से लेकर के 1410 तक के सवाल हैं। महमूद गजनवी से संबंधित आज के सवाल हैं। ठीक है, पहला सवाल लिख रहा, अरबों के बाद भारत पर किसने आक्रमण किया? ठीक है, तो अरबों में दोस्तों किसने आक्रमण किया था? तो चाहे अरब करिए, चाहे मुस्लिम आक्रमणकारी करिए, चाहे मुस्लिम आक्रमणकारी कहिए दोस्तों। अगर मुस्लिम आक्रमणकारियों की बात करें तो इसमें दोस्तों नाम आया था मोहम्मद बिन कासिम का। किसका नाम आया था? मोहम्मद बिन कासिम का नाम आया था। और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों तुर्क आक्रमणकारी के बारे में। ठीक है, तो याद रखेगा इसके बाद कौन आया दोस्तों? इसके बाद आए हैं तुर्क। इसके बाद कौन आया है? तुर्क। ये तुर्क आए कहां से थे? इनका मूल निवास स्थान क्या था? तो दोस्तों याद रखेगा ये तुर्क आए थे चीन से। कहां से आए थे दोस्तों? सर चीन में रहते थे तुर्क? हाँ भाई, ये तुर्क चीन के प्रॉपर चीन में नहीं दोस्तों, चीन का जो उत्तरी पश्चिमी प्रांत था, उत्तरी पश्चिमी प्रांत था, याद रखेगा ये उसी प्रांत में निवास करने वाली बर्बर जाति थी। क्या थी दोस्तों? बर्बर जाति थी या असभ्य जाति थी ये तुर्क, जो चल करके आए थे और भारत पर हमला किए थे। ठीक है, अगला सवाल, महमूद गजनवी किस वंश का शासक था? जी हां दोस्तों, महमूद गजनवी ये किस वंश का शासक था? ये सवाल आपके परीक्षा में भी आ चुका है, तो बताइएगा दोस्तों। यह यामिनी वंश का शासक था। किस वंश का था दोस्तों? महमूद गजनवी किस वंश का शासक था? याद रखेगा ये यामिनी वंश का शासक था। और यामिनी वंश की स्थापना किसने किया था दोस्तों? अगर सवाल आ जाए कभी कि यामिनी वंश की स्थापना किसने किया था, तब आप क्या बताएंगे? याद रखेगा यामिनी वंश की स्थापना किया था अलप्तगीन ने। किसने किया था दोस्तों? अलप्तगीन ने किया था। सर ये अलप्तगीन कौन था? एक सवाल ये भी आ सकता है। तो याद रखेगा सामानी साम्राज्य चलता था। क्या चलता था? याद रखेगा एक साम्राज्य चलता था। ये अलप्तगीन कौन है? इसका जवाब मैं यहां दे रहा हूं। ठीक है, एक साम्राज्य चलता था, सामानी साम्राज्य। ठीक है, सामानी साम्राज्य। ठीक है, कहीं कहीं पे दोस्तों सामानी लिखा है, कहीं पे लोगों दोस्तों क्या लिखा है? शमानी लिखा है। ठीक है, यहीं के शासक थे दोस्तों अब्दुल। ठीक है, यहां के राजा का नाम क्या था? अब्दुल। ये अब्दुल के गुलाम था। ये अब्दुल का क्या था दोस्तों? अब्दुल का गुलाम था अलप्तगीन। अब्दुल के मरने के बाद दोस्तों इसने यामिनी वंश की स्थापना किया है। पूरा नाम इसका तो याद रखने की आवश्यकता नहीं, रख लीजिए, अब्दुल मलिक नाम है। ठीक है, अब्दुल मलिक। ठीक है, अब्दुल याद रखेंगे, जितना छोटा याद रखेंगे उतना अच्छे से आपको याद होगा। ठीक है, तो याद रखेगा ये वहीं का गुलाम था अलप्तगीन। अब्दुल के मरने के बाद इसने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दिया और गजनी जो राज्य था दोस्तों, उस गजनी में आकर दोस्तों इसने यामिनी वंश की स्थापना किया। ठीक है, इसको याद रखेगा। लिख रहा है महमूद गजनवी किसका पुत्र था? ठीक है, तो महमूद गजनवी किसका पुत्र था दोस्तों? याद रखेगा सुबुक्तगीन का पुत्र था। ठीक है, देखिए अलप्तगीन सुबुक्तगीन एक जैसे नाम जरूर होते हैं, लेकिन ये एक जैसे हैं नहीं। ठीक है, याद रखेगा अलप्तगीन का दास था। अलप्तगीन का दास था, दास कम दामाद था। ठीक है, शुरुआत में तो दास के रूप में था, बाद में अलप्तगीन ने इसे अपना दामाद भी बना लिया था सुबुक्तगीन को, और सुबुक्तगीन उसी का पुत्र था। ठीक है, सॉरी, अलप्तगीन का दामाद या दास था और सुबुक्तगीन के पुत्र का नाम क्या था? महमूद गजनवी। ये आपको याद रखना दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल यह है कि इसको याद रखेगा। ठीक है,
ये आपके लिए अच्छा सवाल है। अच्छा, कब से कब तक दोस्तों ये सुबुक्तगीन गद्दी पर रहा है, तो याद रखिएगा 977 ईस्वी से लेकर के 998 ईस्वी तक। ठीक है, 977 ईस्वी से लेकर के 998 ईस्वी तक ये सुबुक्तगीन का शासन चल रहा था। इसको भी याद रखिएगा, यह भी अच्छा सवाल है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। लिख रहा 9वीं शताब्दी, 9वीं शताब्दी के अंत में किसने हिंदूशाही साम्राज्य की स्थापना की थी। ठीक है, 9वीं शताब्दी के अंत में किसने हिंदूशाही साम्राज्य की स्थापना किया था। तो दोस्तों मैं थोड़ा सा आपको पहले इतिहास बता दूं। इतिहास से कहा था दोस्तों, काबुल जो प्रांत था ना, काबुल प्रांत में एक राज चलता था, काबुल शाही राज चलता था। क्या चलता था दोस्तों? काबुल शाही राज चलता था। और काबुल शाही राज्य का ही अंत करके याद रखेगा, ये हिंदू शाही साम्राज्य की स्थापना किया था। किसने किया था दोस्तों? तो लल्ली ने किया था। किसने किया था? लल्ली नाम का एक शासक है, लल्ली नाम का एक शासक है दोस्तों, लल्ली नाम का शासक इसी ने किया था। ठीक है, इसको याद रखेगा। अच्छा, लल्ली ने अपनी राजधानी कहां बना रखी थी? तो इसने अपनी राजधानी बना रखी थी हुंड। कहां पे राजधानी बनाया था दोस्तों? हुंड में दोस्तों राजधानी बनाया था। इसको याद रखेंगे, हुंड इसकी राजधानी थी। ठीक है, अच्छा ये हुंड कहां पड़ता है सर? हुंड पड़ता है भाई पेशावर के पास। सर पेशावर कहां है? पाकिस्तान में। ठीक है, तो ये सब याद रखेगा, यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट सवाल है। लिख रहा भारत पर आक्रमण करने वाला पहला तुर्क शासक दोस्तों कौन था? तो लोग कहते हैं गजनवी ने किया था। अरे रुको यार, गजनवी से पहले उसके पिताजी ने भी हमला किया था। ठीक है, उसके पिताजी ने इसी हिंदू शाही वंश के राजा थे दोस्तों जयपाल, उसके साथ दोस्तों युद्ध किया था। ठीक है, तो याद रखेगा यहां पे जो हमला किया दोस्तों, वो सुबुक्तगीन ने हमला किया। किसने किया दोस्तों? सुबुक्तगीन ने हमला किया है। सुबुक्तगीन वर्सेस याद रखेगा हिंदू शाही। ठीक है, हिंदू शाही सम्राट है, हिंदू शाही सम्राट जयपाल। ठीक है, जयपाल के साथ युद्ध किया दोस्तों। और कब ये युद्ध लड़ा गया दोस्तों? तो याद रखेगा 998 ईस्वी में दोस्तों ये युद्ध लड़ा गया। कब लड़ा गया? 998 ईस्वी तो वो समय है जब इसका राजपाट समाप्त होता है। ठीक है, 986 ईस्वी में दोस्तों ये युद्ध लड़ा गया है। इसे आप याद रखेंगे, जो युद्ध लड़ा गया सुबुक्तगीन और जयपाल के बीच में। ठीक है, 998 में तो ये समाप्त होगा। ठीक है, 998 में ये सुबुक्तगीन का शासन समाप्त होगा और वहीं से महमूद गजनवी गद्दी पर बैठ जाता है, क्योंकि पिताजी की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, अगला सवाल देखिए। लिख रहा सुबुक्तगीन के बाद गजनवी की गद्दी पर कौन बैठा था? गजनवी की गद्दी पर नहीं दोस्तों, गजनी की गद्दी पर। जगह का नाम क्या था दोस्तों? गजनी। तो गजनी की गद्दी पर दोस्तों कौन बैठा था? तो याद रखेगा वो तब गद्दी पर बैठा आकर के महमूद गजनवी। कौन बैठा दोस्तों? महमूद गजनवी। अपने पिता की मृत्यु के बाद यह गद्दी पर बैठा है। कब इसके पिता की मृत्यु हुई दोस्तों? तो याद रखेगा 998 ईस्वी में दोस्तों इसके पिता की मृत्यु हुई है और तब ये गद्दी पर बैठता है। ये है कौन दोस्तों? तो सुबुक्तगीन का पुत्र है। इसको आप याद रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़िए। अगला लिख रहा दोस्तों, महमूद गजनवी की उपाधि क्या थी? ठीक है, बहुत ध्यान से सोच समझ के बताइएगा, महमूद गजनवी ने कौन सी उपाधि धारण किया था? ठीक है, ये बहुत अच्छा सवाल है, याद रखेगा दोस्तों। इसने कई उपाधियों को धारण किया, हालांकि पहली बार सुल्तान नाम की उपाधि प्रचलन में आई। कौन सी उपाधि आई दोस्तों? सुल्तान नामक उपाधि दोस्तों प्रचलन में आई। अगर आगे बात करेंगे दोस्तों दिल्ली सल्तनत की, जब इसके जाने के बाद गौरी आएगा और गौरी के मरने के बाद दोस्तों दिल्ली सल्तनत में दोस्तों आपने पढ़ा है कि 5 वंश आते हैं, जिसमें हम लोग पढ़ते हैं गुलाम वंश के बारे में, खिलजी वंश के बारे में, सैयद वंश के बारे में, तुगलक वंश के बारे में, लोदी वंश के बारे में। दोस्तों अगर इस वंश की बात करेंगे तो यहां पर केवल 2 ऐसे राजा हुए हैं, एक ऐबक राजा हुआ है कुतुबुद्दीन ऐबक का, और एक खिज्र खां राजा हुआ है। अगर इन दोनों को छोड़ दिया जाए तो इसके अलावा सभी ने क्या किया दोस्तों? सुल्तान की उपाधि धारण किया। जितने भी दिल्ली सल्तनत के राजा थे दोस्तों ये सबने धारण किया। ठीक है, तो एक तो सुल्तान नामक उपाधि था। हमने कहा ना उपाधियां बहुत सारी हैं, जैसे आप पढ़े होंगे पीछे विक्रमादित्य की उपाधि किसने धारण किया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य द्वितीय ने। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय ने। चंद्रगुप्त मौर्य तो दोस्तों मौर्य वंश का संस्थापक था, और चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत की शुरुआत किया था। उसके बाद दोस्तों समुद्रगुप्त आए थे और उसके बाद दोस्तों चंद्रगुप्त द्वितीय आए थे, उनको विक्रमादित्य कहा जाता था। ये लोग गुप्त वंश के थे, तो इसको याद रखेगा। तो उन्होंने दोस्तों विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया, महाराजा धीराज की उपाधि धारण किया। तो ऐसे कई सारी उपाधियां थी। तो गजनवी की भी कई सारी उपाधियां थी, जिसमें सबसे बड़ा क्या था दोस्तों? ये सुल्तान की उपाधि थी। दूसरा उपाधि क्या था? यामिनी वंश का था ना, इसीलिए इसे यामीनुद्दौला। ठीक है, क्या कहा जाता दोस्तों? यामीनुद्दौला की उपाधि भी दोस्तों इसने धारण किया था, यह भी याद रखिएगा। ठीक है,
ये भी हो जाएगा। यामिनुद्दौला का एक अर्थ बताएगा दोस्तों, उस जमाने में कहा जाता है साम्राज्य का दाहिना हाथ इसे कहा जाता था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। लिख रहा महमूद गजनवी के समय खलीफा कौन थे। ठीक है, देखिए अगर हम बात करें शुरुआत में 711 में जो युद्ध लड़ा गया था, जब अरब आक्रमणकारी थे, उस समय उमैयद नाम के एक खलीफा थे, आपने पढ़ा होगा खलीफा उमैयद। ठीक है, बाद में दोस्तों खलीफा होते हैं खलीफा मंसूर, लेकिन यहां पर दोस्तों जब गजनवी आ गया है तो गजनवी के समय में दोस्तों खलीफा कौन थे, याद रखेगा गजनवी ने कभी बादशाह की उपाधि नहीं धारण किया, ना खलीफा बना कभी। इसके समय में थे खलीफा कादिर बिल्लाह। कौन थे दोस्तों, खलीफा कादिर बिल्लाह। ठीक है, कादिर बिल्लाह। ठीक है, कादिर बिल्लाह याद रखेगा ये खलीफा थे, और उन्हीं के कहने पर दोस्तों एक तरह से कह सकते हैं, कहने पर नहीं, हालांकि गजनवी अपने सल्तनत का विस्तार करना चाहता था इसलिए भारत आया था, किसी के कहने से नहीं आया था। ठीक है, हाँ, खलीफा कादिर बिल्लाह से जुड़ाव उसका था, ये भी आप याद रखेंगे। खैबर दर्रे के रास्ते दोस्तों ये गजनवी भारत आया है। ठीक है, खैबर दर्रे के रास्ते दोस्तों गजनवी भारत आया है। खैबर दर्रा याद रखेगा भारत के आने का एक अच्छा मार्ग रहा है। आप चाहे सिकंदर की बात कर लीजिए, चाहे आप मोहम्मद बिन कासिम की बात कर लीजिए, चाहे इन लोगों की बात करिए, इन सभी ने खैबर दर्रे का उपयोग किया है अपनी सेना को आगे ले जाने के लिए। ठीक है, लिख रहा महमूद गजनवी ने भारत में पहला आक्रमण किसके विरुद्ध किया था, तो जिससे हुई थी पिताजी की लड़ाई, उसी के साथ पहला युद्ध इसका भी हुआ है। यानी किसके विरुद्ध हो गया, तो याद रखेगा सर हमने पढ़ा जयपाल के साथ उनके पिताजी ने लड़ा था। ठीक है, 986 ईस्वी में। हाँ, तो याद रखेगा जयपाल के साथ इसने भी लड़ा। ठीक है, कब लड़ा है सर, तो याद रखेगा 1001 ईस्वी में। ठीक है, 1001 ईस्वी में इस लड़ाई को नाम दिया गया वहिंद का प्रथम युद्ध। क्या नाम दिया गया दोस्तों, वहिंद का प्रथम युद्ध। जी हां दोस्तों, वहिंद की पहली लड़ाई कब हुई दोस्तों, तो 1001 ईस्वी में हुई है, जयपाल वर्सेस महमूद गजनवी। ठीक है, कौन जीता, तो याद रखेगा महमूद गजनवी जीता है और जयपाल की यहां हार हो जाती है। ठीक है, तो यह भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगे देखिए वहिंद का द्वितीय युद्ध। जैसे ही आपके सामने वहिंद का प्रथम युद्ध आया, मन में आ गया होगा कि सर वहिंद की द्वितीय लड़ाई फिर किसके बीच में हुई थी, तो उसी जयपाल का पुत्र था दोस्तों आनंदपाल। ठीक है, तो याद रखेगा महमूद गजनवी ने किसके साथ लड़ा दोस्तों, याद रखेगा आनंदपाल के साथ भी दोस्तों ये लड़ाई लड़ी है। ठीक है, आनंदपाल के साथ भी लड़ाई लड़ी। आनंदपाल कौन दोस्तों, तो याद रखेगा जयपाल का पुत्र। ठीक है, जयपाल का पुत्र है दोस्तों आनंदपाल। उसके साथ भी दोस्तों वहिंद का द्वितीय युद्ध लड़ा है, किसने, महमूद गजनवी ने लड़ा है। ठीक है, लिख रहा महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था, ये तो पेड क्वेश्चन आपके सवालों का। तो याद रखेगा दोस्तों महमूद गजनवी के कुल 17 बार आक्रमण का उल्लेख किया गया है। इन 17 बार में दोस्तों ऐसा कोई जगह शायद ही बचा हो जिस पर हमला ना किया हो। जैसे इसने पंजाब पर हमला किया था, जैसे इसने पेशावर पर हमला किया था, जैसे इसने, ठीक है, जैसे इसने मुल्तान पर हमला किया था, जैसे इसने याद रखेगा सिंध पर भी हमला किया था। तो याद रखेगा ऐसी बहुत सारी लड़ाइयां हैं, कम से कम 4-5 लड़ाइयां आपको याद होनी चाहिए, इसलिए मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। ठीक है, और वहिंद जो है दोस्तों, आप वहिंद को भी नोट कर सकते हो। कुछ नई जगहों का नाम मैं बता दे रहा हूँ, जैसे इसने कन्नौज पर भी हमला किया था। ठीक है, आपको पता हो ना हो, इसने ग्वालियर पर भी हमला किया था। 6 हो गया ना, 7 नंबर याद रखेगा, इसने ग्वालियर पर भी हमला किया था। यह एक ऐसा शासक था जिसने मथुरा भी लूटा था। जी हाँ दोस्तों, मथुरा भी लूटा था। इसकी लड़ाई दोस्तों कालिंजर पे भी हुई है। कालिंजर के राजा थे दोस्तों, राजा विद्याधर। ठीक है, उनके साथ भी दोस्तों इसका मुकाबला हुआ है। और इसके अलावा जो सबसे प्रसिद्ध है दोस्तों वो सोमनाथ गुजरात। ठीक है, तो आप जान ही रहे हैं दोस्तों। तो ये सारी चीजें याद रखिए। 17 बार लड़ाई किया, कई जगह पे दोस्तों डबल बार लड़ा है, जैसे कश्मीर में भी लड़ा है। तो सारी चीजें भी याद रखिएगा। ठीक है, लिख रहा महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर दोस्तों कब आक्रमण किया, तो 1025 ईस्वी में। कब किया दोस्तों, 1025 ईस्वी के आसपास। कई किताबों में दोस्तों 1027 भी दिया है। ठीक है, तो याद रखेगा 1025 ज्यादा ऑथेंटिक डेटा है। 1025 में लड़ाई किया था। उस समय दोस्तों यहां का शासक कौन था, तो याद रखेगा चालुक्य वंशी शासक थे। ठीक है, चालुक्य वंशी, जिन्हें हम सोलंकी शासक भी कहते हैं, उनका नाम था दोस्तों भीम प्रथम। क्या नाम था, भीम प्रथम के समय में दोस्तों इसने युद्ध किया था और सोमनाथ मंदिर का विध्वंस कर दिया था, मूर्तियों को तोड़ दिया था। मूर्तियों को तोड़ने की वजह से ही इसे बूता किशन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बूता किशन, यानी मूर्ति भंजक भी कहा जाता है, वो भी याद रखेगा। लिख रहा सोमनाथ के आक्रमण के समय किन दो हिंदुओं ने, यहां दोस्तों किन दो हिंदुओं ने गजनवी का साथ दिया था, ये एक मुझे स्पेशल डेटा मिला दोस्तों। तो यहां पर याद रखेगा 2 धोखेबाज लोग हैं। एक का नाम है सेवंत राय। क्या नाम है दोस्तों, सेवंत राय। एक हिंदू
व्यक्ति ये है, याद रखेगा ये ऐसे लोग हैं जब आक्रमण हो रहा था हमारे धर्म पर, हमारे सनातन पर, तब दोस्तों इन लोगों ने मदद किया था, याद रखेगा। और एक तिलक नाम का व्यक्ति था दोस्तों, याद रखेगा। ये दो ऐसे लोग हैं जिन्होंने किसकी मदद किया था? महमूद गजनवी की मदद किया था। लेकिन आज सोमनाथ की रक्षा में सहायता करने के कारण महमूद गजनवी ने किस शासक पर दोस्तों आक्रमण किया था? ठीक है, सोमनाथ की रक्षा किया था, मतलब सोमनाथ मंदिर जब तोड़ा गया तो उस मंदिर को बनवाने का काम किया या उसकी रक्षा भी किया था अन्हिलवाड़ शासकों ने। तो दोस्तों बाद में ना बाद में अन्हिलवाड़ शासकों को भी दोस्तों इसकी कीमत चुकानी पड़ती है। ठीक है, अन्हिलवाड़ शासकों को इसकी कीमत चुकानी पड़ती है। कैसे? तो याद रखेगा उनको भी लड़ाई लड़ना पड़ता है किससे? महमूद गजनवी से। ठीक है, लेकिन आज सोमनाथ मंदिर लूट कर ले जाने के दौरान महमूद गजनवी पर किसने आक्रमण किया था? जाहिर सी बात है हमारे शिव पर आक्रमण किया था, हमारे मंदिर पर आक्रमण किया था। तो याद रखेगा इसको रोकने के लिए जाटों ने इस पर हमला किया था। किसने हमला किया था? याद रखेगा जाट लोग जो थे दोस्तों, उन्होंने इसको रोकने की कोशिश किया था और जाटों के साथ भी एक लड़ाई हुई है, तो उसको भी याद रखेंगे। ठीक है, ये सब देखिए छोटे छोटे सवाल हैं जो आपको याद होने चाहिए। ठीक है, और यहां से बहुत सारे सवाल बनते हैं। मैं चाहता तो यहां पर गजनवी गौरी दोनों टॉपिक को ऐड कर देता, बट मुझे लगा कि हर छोटे सवाल को आपको बताना चाहिए, आपका ध्यान आकर्षित करना चाहिए, क्योंकि ये सवाल पेड सवाल है। मध्यकालीन भारत की शुरुआत हो रहा है, तो शुरुआत में दोस्तों कई सारे सवाल पूछे जाते हैं परीक्षा में। ठीक है, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, फिर जैसे अभी गुलाम वंश की बात आएगी ना, तो हम एक ही वीडियो में पूरा गुलाम वंश बता देंगे, एक ही वीडियो में पूरा खिलजी वंश बता देंगे, तो ज्यादा समय नहीं लगेगा आपका, आप पढ़ते चलिए। ठीक है दोस्तों, बहुत सारे विषयों के लिए दोस्तों किताब आ चुकी है, अलग अलग सब्जेक्ट की भी आई और अलग अलग परीक्षा के लिए भी दोस्तों किताब आई है, तो सैंपल के तौर पे दिखाया जा रहा है। ठीक है, इतनी किताब नहीं, और भी किताबें हैं। आप चाहें तो इन किताबों को ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं या ऑफलाइन दुकानों से भी ले सकते हैं। ऑनलाइन हमारे वेबसाइट एप्लीकेशन पे मिल जाएगा, और इसके अलावा अमेजन पे, फ्लिपकार्ट पे, मीशो पे, हर जगह मैंने किताबें रख दिया है, आपको जहां से इजी हो ले सकते हैं। हमारा हेल्पलाइन नंबर है, किसी तरह की दुविधा हो, कोई संकट हो, कुछ समझ में ना रहा हो तो कॉल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल पढ़िए, लिख रहा महमूद गजनवी को भारतीय इतिहास में किस नाम से जाना जाता है? तो याद रखेगा इसे बूता किशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बूता किशन कहा जाता है। और बूता किशन का अर्थ क्या होता है दोस्तों? तो याद रखेगा मूर्ति भंजक। ठीक है, मूर्ति भंजक मतलब क्या होता है? मूर्तियों को तोड़ने वाला। ठीक है, तो बूता किशन बताया गया, ये भी याद रखेगा। लिख रहा किस तुर्क शासक ने अपने सिक्कों पर कलमा का, जी हां दोस्तों, अपने सिक्कों पर कलमा का संस्कृत भाषांतर अव्यमेकम अवतार दोस्तों किसने अंकित कराया है? तो याद रखेगा ये महमूद गजनवी ने कराया है। कौन कराया दोस्तों? महमूद गजनवी का जो सिक्का था ना, उसके सिक्कों पर दोस्तों संस्कृत लेख लिखे थे, संस्कृत के शब्द लिखे हुए मिले हैं। इसके अलावा कलमा जो था दोस्तों वो भी संस्कृत में लिखा हुआ मिला है, तो ये पॉइंट भी आप याद रखेंगे। ठीक है, लिख रहा महमूद गजनवी के दरबार में कौन रहता था? तो दरबार में एक दो लोग नहीं तो दोस्तों इसके दरबार में ऐसे कई लोग थे। पहला नाम आता दोस्तों अलबरूनी का। ठीक है, सवाल ऐसे भी आता है कि अलबरूनी किसके दरबार में रहता था? तो बताएगा गजनवी के दरबार में। दूसरा इंपॉर्टेंट कौन व्यक्ति है दोस्तों? तो याद रखेगा उतबी, ये इसका दरबारी इतिहासकार था। तीसरा कौन व्यक्ति दोस्तों? तो याद रखेगा फिरदौसी। कौन है? फिरदौसी। ठीक है, इसको भी याद रखेगा। और चौथा इंपॉर्टेंट व्यक्ति है दोस्तों वैहाकी। ठीक है, तो याद रखेगा इसके दरबार में कई लोग रहते थे। ठीक है, तो इन लोगों का नाम याद रखेगा। बहुत इनका योगदान भी आगे बहुत सारी किताबें मिलेंगी जो इनके द्वारा लिखी गई हैं, तो उनसे भी सवाल बनते हैं। जैसे पूछता दोस्तों सवाल आपसे कि अलबरूनी की प्रसिद्ध रचना का नाम क्या है? ठीक है, अलबरूनी की प्रसिद्ध रचना का नाम क्या है? उसी तरह से पूछता है कि फिरदौसी की प्रसिद्ध रचना का नाम क्या है? ठीक है, तो फिरदौसी ने तो दोस्तों शाहनामा की रचना किया था, ये हमको लगता है ज्यादातर बच्चे जानते होंगे। ठीक है, हाँ अलबरूनी, एक चीज और याद रखेगा, अलबरूनी जैसे आपने लिखा ना अलबरूनी, तो इसी से एक शब्द बना दीजिए अरबी। याद रखेगा अलबरूनी अरबी भाषा का जानकार था, जबकि जो फिरदौसी था ना, ये फ से फिरदौसी, फ से फारसी। याद रखेगा, ये मैं क्यों बता रहा हूं? ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि दोनों ने, जैसे कोई कभी आपसे पूछते कि शाहनामे की रचना किस भाषा में हुआ है, तो क्या बताएंगे? बताएगा फारसी भाषा में। देखिए मुद्दा समझिए, गजनवी क्या है? गजनवी अपने जाति का तुर्क है, तो तुर्क है तो तुर्की होना चाहिए था सब कुछ, लेकिन कुछ नहीं। गजनवी तुर्क है और शाहनामा फारसी में लिखते हैं, अलबरूनी अरबी में लिखते हैं, तो एक कॉन्सेप्ट समझिए बातों को। ठीक है, और यहीं पे आप आके हो जाते हैं गड़बड़। अच्छा, इनके द्वारा लिखी गई किताब का नाम क्या दोस्तों? तो इनकी किताब का नाम है किताब उल हिंद। क्या नाम है दोस्तों? किताब उल हिंद। जी हाँ दोस्तों, किताब उल हिंद। या इसी किताब को दोस्तों एक और नाम दिया जाता है तहकीकात ए हिंद। तहकीकात ए हिंद। याद रखेगा, किताब उल हिंद या तहकीकात ए हिंद, ये अलबरूनी की रचना है,
अरबी भाषा में है। शाहनामा फिरदौसी की रचना है फारसी भाषा में। क्लियर हो गया ना आपको? चलिए आगे बढ़ते हैं। लिख रहा महमूद गजनवी का शाही इतिहासकार एवं निजी सचिव कौन था? ठीक है, अब कंफ्यूजन बन जाता है कि सर 4 लोगों का तो नाम आपने बताया, एक नाम बताया सर अलबरूनी का, दूसरा नाम बताया फिरदौसी का, तीसरा नाम बताया वैहाकी का, और चौथा एक और नाम बता दिया था उतबी का। ठीक है दोस्तों, इनमें से किसको रखा जाए शाही इतिहासकार और उसका निजी सचिव भी? मोस्ट इंपॉर्टेंट तो निजी सचिव वाली बात हो गई। तो याद रखें दोस्तों, उतबी जो था, याद रखेगा उतबी जो था वो इनका निजी सचिव भी था, और इसके अलावा महमूद गजनवी का शाही इतिहासकार भी था। तो ये पॉइंट भी आप याद रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़िए। लिख रहा उतबी द्वारा किस पुस्तक की रचना की गई? भाई पीछे आपने पढ़ा, सवाल देखिए बार बार आता है। ठीक है, कि फिरदौसी ने क्या लिखा है? तो बताइएगा शाहनामा लिखा है। क्या लिखा है? शाहनामा लिखा है। दूसरा इंपॉर्टेंट सवाल पूछ देता कि अलबरूनी ने क्या लिखा है? अलबरूनी ने क्या लिखा है? तो क्या बताएंगे? अलबरूनी ने लिखा है किताब उल हिंद। क्या लिखा है? किताब उल हिंद। एकदम सेम टू सेम ऐसा ही नाम दोस्तों किसकी? उतबी की रचना के भी नाम है, बस उसका नाम क्या है? किताब उल यामिनी। सर यामिनी वंश का तो रहने वाला था, मतलब वो था गजनवी, तो बस उसी के ऊपर लिखा है, क्योंकि दरबारी इतिहासकार है ना, तो दरबारी इतिहासकार तो उसके इतिहास के बारे में बताएगा, और गजनवी का इतिहास किससे संबंधित है? तो यामिनी वंश से संबंधित है। तो याद रखेगा किताबुल यामिनी किसने लिखा है? तो बताइएगा उतबी ने लिखा है। और किताबुल हिंद किसने लिखा है? तो किताबुल हिंद कहिए या तहकीकाक ए हिंद कहिए, एक ही बात है। ये किसने लिखा है दोस्तों? तब अलबरूनी बताएगा। और फिरदौसी ने शाहनामा की रचना किया, तो सिंपल सा हो गया। लिख रहा किस पुस्तक द्वारा फारसी भाषा की नींव रखी गई? तो फारसी भाषा का प्रसिद्ध जानकार कौन था दोस्तों? शाहनामा था। शाहनामा था। ठीक है, शाहनामा था। तो शाहनामा पुस्तक के द्वारा ही क्या किया गया? याद रखेगा यहां पर क्या होता है? फारसी भाषा की नींव रखी गई। और यह शाहनामा की रचना किसने किया था भैया? तो शाहनामा की रचना किया था फिरदौसी ने। किसने किया था? फिरदौसी ने किया था। तो इस पॉइंट को भी लगे हाथ आप याद रखेगा। अगला लिख रहा है भारत आने वाला कौन सा विद्वान? भारत आने वाला कौन सा विद्वान? खगोल विज्ञान, भूगोल, तर्कशास्त्र, औषधि विज्ञान, गणित, दर्शन आदि का जानकार था। तो जो अलबरूनी आया था ना दोस्तों, ये अलबरूनी बहुत जानकार था। सर मुख्य रूप से अलबरूनी का काम क्या था? जैसे उतबी का काम दरबारी इतिहासकार था, तो वो इतिहास लिखता था। ठीक है, वो इतिहास लिखता था और निजी सचिव भी था। और दोस्तों जो ये अलबरूनी था ना, इसका काम था भारतीय ग्रंथों को लेकर के अनुवाद करना और उनको कन्वर्ट करना। ठीक है, तो इसने ऐसा भी काम किया। लिख रहा दोस्तों प्रसिद्ध पुस्तक तारीख है सुबुक्तगीन। सुबुक्तगीन तो दोस्तों पिताजी हैं इनके। ठीक है, क्या हैं? इनके अब्बू हैं। ठीक है, अब्बू याद रखेगा। तो अब्बू के ऊपर दोस्तों किताब किसने लिखा? इसका नाम है तारीख हिंद। ठीक है, तो इस किताब को लिखा है वैहाकी ने। किसने लिखा दोस्तों? वैहाकी के द्वारा दोस्तों ये रचना की गई है। ये भी आप याद रखिएगा। अब ये भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अच्छा, पीछे दोस्तों किताबुल यामिनी की रचना किसने किया है? किताब उल यामिनी। तो यामिनी वंश का था ये गजनवी। तो दोस्तों इस वजह से यहां पर उतबी का नाम याद रखा, क्योंकि उतबी इसका क्या था? इतिहासकार था। क्या था उतबी इसका? उतबी इसका इतिहासकार था। तो ये पॉइंट भी आप याद रखिएगा। देखिए बहुत कंफ्यूजन होता है। ठीक है, 4 लोग हैं, 4 तो किताब लिखे हैं, आराम से यार याद कर लो। परीक्षा में कभी कूट दे देता है, बहु नौटंकी करता है, इतना नौटंकी करता है ना थक जाओगे। अभी मध्यकालीन भारत का इतिहास शुरू हुआ, 4 किताब रट लो, काम चल जाएगा। ये अब मध्यकालीन इतिहास में उतनी किताबें मिलेंगी नहीं। ठीक है, उतनी मिलेंगी नहीं, थोड़ी थोड़ी मिलेंगी। आप ऐड करते जाओ, नई नई चीजें सीखते जाओ। ठीक है, लिख रहा भारत का बेथेलहम किसे कहा जाता था? तो दोस्तों भारत का बेथेलहम उस जमाने में कहा जाता था मथुरा को। और आपको तो पता है कि मथुरा को लूटने का काम किसने किया दोस्तों? मथुरा को उस जमाने में स्वर्ण नगरी कहा जाता था, और इतना धन था, मतलब अपने आप में बेशुमार जगह थी। ठीक है, तो मथुरा पर दोस्तों हमला किया था गजनवी ने 1018 ईस्वी में। ठीक है, 1018 ईस्वी में दोस्तों मथुरा पर हमला किया और मथुरा पूरा लूट लिया था। और इसी समय दोस्तों उसने कन्नौज पर भी हमला किया था। ठीक है, मथुरा और प्लस कन्नौज पर आक्रमण। ठीक है, आक्रमण किया था। किसको याद रखेगा? इसी मथुरा को दोस्तों भारत का बेथेलहम कहा जाता था। इसे भी याद रखेंगे। लिख रहा पुराणों का अध्ययन करने वाला दोस्तों प्रथम मुस्लिम कौन था दोस्तों? तो याद रखेगा वो अलबरूनी ही था। कौन था दोस्तों? वो बताया आपसे ना कि अलबरूनी बहुत जानकार था, दर्शन शास्त्र जानता था, भूगोल जानता था, खगोल विज्ञान जानता था, गणित भी जानता था। ठीक है, लगता था जीएस की कोचिंग किया था ना, है कि नहीं? कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करता। जैसे आप सब कुछ जानते हैं, आप गणित भी जानते हैं, अंग्रेजी भी जानते हैं, संस्कृत जानते हैं, हिंदी भी जानते हैं, इतिहास भी जानते हैं। ठीक है, आप तो सब जानते हैं। जैसे आप थे ना, वैसे लगता है भी कंपटीशन की तैयारी करता था। तो अलबरूनी दोस्तों बड़ा जानकार था, हालांकि था अरबी भाषा का ज्ञानी। ठीक है, लेकिन अरबी, मैंने पहले भी कहा है कि अरबी ही क्या थे? मुस्लिम थे।
आप यहां से भी पकड़ सकते हैं, ठीक है। अरबी क्या थे, आपने पढ़ा ना, प्रथम अरब आक्रमण या प्रथम मुस्लिम आक्रमण, मोहम्मद बिन कासिम। तो अरबी यहां पर अलबरूनी, मैंने पीछे आपको समझाया कि अलबरूनी ने जो रचना किया वो अरबी भाषा में किया, तो समझिए इसीलिए दोस्तों यहां कहा गया कि पुराणों का। अब आपके मन में भी आ सकता है फिरदौसी क्यों नहीं, अरे फिरदौसी फारसी जानता था, वो मुस्लिम कहां से होगा, ठीक है। तो थोड़ा सा आपको बच के चलना है, ये अगर आप सिस्टम रखेंगे ना तो आराम से आपको याद हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़िए, लिख रहा महमूद गजनवी का अंतिम आक्रमण 1027 में दोस्तों ये किसके विरुद्ध हुआ था। तो देखिए यहां पे दो अलग तरह के सवाल बनते हैं, एक होता है कि हम किसी पर आक्रमण करने के मूड से जाएं और आक्रमण किया, दूसरा होता है कि आक्रमण करके लौट रहे थे और हम पर कोई आक्रमण कर दिया। तो यहां पे दोनों बातें आपको याद रखनी है। अभी जो सवाल पूछ रहा है कि गजनवी ने अंतिम आक्रमण किस पर किया था, तो बताएगा दोस्तों आगरा के निकट भेरा के दुर्ग पर, आगरा के निकट भेरा के दुर्ग पर दोस्तों ये कहा जाता है, ये इसका अंतिम अभियान था, ठीक है। और जबकि जब यहां से लौट रहा था ना, तो याद रखेगा सिंध में लौटते समय, याद रखेगा लौटते समय सिंध में जाटों के साथ युद्ध हुआ, जाटों के साथ युद्ध हुआ, ठीक है। तो जाटों के साथ लड़ने नहीं गया था, लड़ने गया था आगरा के पास भेरा के निकट गया था, भेरा का जो दुर्ग था उसे जीतने गया था, और जब लौट रहा था तो जाटों से लड़ाई हो गई। तो दोनों बातें आप याद रखेगा, सवाल कैसे तोड़ मरोड़ के पूछ रहा है ना, ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। लिख रहा सुल्तान की उपाधि किसके द्वारा दोस्तों प्रारंभ किया गया। तो पहली बार दोस्तों सुल्तान की उपाधि किसने धारण किया है, तो याद रखेगा महमूद गजनवी ने धारण किया, और इसी के बाद तो दोस्तों ये उपाधि दिल्ली सल्तनत में आ जाएगी, ठीक है। आगे पूछेगा बादशाह की उपाधि पहली बार किसने धारण किया, तब बताएगा दोस्तों अगर ये सवाल आ जाए कि बादशाह की उपाधि पहली बार किसने धारण किया, बादशाह, ठीक है। तो याद रखेगा तब बताएगा बाबर ने धारण किया था, ठीक है, याद रखेगा बाबर ने। और अगर पूछे दोस्तों सुल्तान की उपाधि पहली बार किसने धारण किया, तब क्या बताएंगे, तब बताएगा महमूद गजनवी ने इस उपाधि की शुरुआत किया था। लिख रहा महमूद गजनवी ने किस भारतीय शासक को कभी हरा न सका, तो याद रखेगा दोस्तों विद्याधर को, ठीक है, विद्याधर को कभी हरा नहीं पाया, ठीक है। विद्याधर के साथ अंतिम में संधि कर लेता है लेकिन हरा नहीं पाता, ठीक है। विद्याधर कहां का राजा था दोस्तों, विद्याधर कालिंजर का राजा था, ठीक है। और कौन से वंश का शासक था भैया, चंदेल वंशी शासक था, ठीक है, चंदेल वंश का राजा था, ठीक है। और विद्याधर के साथ लड़ने क्यों पहुंच गया था, तो याद रखेगा कन्नौज का राजा था राज्यपाल, कन्नौज का राजा कौन था दोस्तों, राज्यपाल था। पीछे आपने पढ़ा जब ये मथुरा लूटने गया था 1018 में, तो ये लगे हाथ, सोचा बगल में कन्नौज, उसको भी लूट लेते हैं। तो कन्नौज जब लूटने गया ना तो राज्यपाल भाग गया, ठीक है, राज्यपाल क्या गया, भाग गया। और इसीलिए दोस्तों विद्याधर ने एक संघ बनाया और राज्यपाल को मारने की योजना बनाई। अंतिम में राज्यपाल को ढूंढ करके विद्याधर ने क्या कर दिया, राज्यपाल की हत्या कर दिया। और ये बात जब गजनवी को पता चला तो गजनवी को लगा कोई राजा हमसे डर के भाग गया तो अच्छी बात है, और सामने वाले ने अगर उस राजा को मार दिया मतलब ये इच्छुक है लड़ने का, तो विद्याधर के साथ ये लड़ाई करने चला आया गजनवी, लेकिन हरा नहीं पाया, आजीवन नहीं हरा पाया। तो इस बात को भी आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। और पता नहीं चलता है कब क्लास शुरू होता है और कब क्लास समाप्त हो जाता है। देखिए जब अच्छी क्लास होगी तो समय का कहां पता चलेगा, है कि नहीं दोस्तों। बहुत सारे ऐसे विषय हैं जो पूरी तरह से यूट्यूब पर पढ़ा दिए गए हैं, इसमें हमारा मध्यकालीन इतिहास भी और प्राचीन इतिहास भी, ठीक है। ये दोस्तों हमारे हैंड रिटन नोट्स हैं, आप चाहें तो परचेज कर सकते हैं हमारे वेबसाइट एप्लीकेशन से। अब तो किताबें भी आ गई हैं, फाउंडेशन बैच आ गया, तो बहुत कुछ अवेलेबल है। अगर आपको लगता है कि हम स्टडी 91 के सहयोग से अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं, हम सफल हो सकते हैं, हम एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं, तो फिर आइए हमारे साथ जुड़िए, हमारा दामन थामिए, निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। क्योंकि जो क्वालिटी कंटेंट देना चाहिए, जो स्टडी मटेरियल होना चाहिए, जो बेहतरीन स्टैंडर्ड के सवाल बनते हैं, वो सब सवाल दोस्तों मैं आपको हल करा रहा हूं, और ये फ्री की क्लास में हल करा रहा हूं। आप सोचो हमारे फाउंडेशन बैच में एकदम ही अलग क्वालिटी है दोस्तों, आप आइए ज्वाइन करिए, निराशा नहीं होगी, इतना आपसे वादा कर रहा हूं, ठीक है। तो आज की क्लास ही समाप्त होती है, मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।